डॉक्टर डी के दुबे जी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। डी के दुबे जी संविधान के जी विशेषज्ञ है और एक संविधान पद पर रहने वाला व्यक्ति कैसे संविधानिक बातें करता है, ये डी के दुबे जी हमको बताएंगे। हमारे साथ एक एनआरआई भी जल्दी जुड़ने वाले हैं, जो कि अमेरिका में रहते हैं और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी है। दिनेश जी, आपका स्वागत है। हम इन तीनों के साथ आपकी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के विरुद्ध आग उगालने वाला, हिंदुस्तान के विरुद्ध जहर फैलाने वाला ये पूर्व उपराष्ट्रपति नियंत्रण में लाया जाए। पहले तो मैं मेरे साथ जुड़े दोनों अतिथियों की पहली प्राइमरी प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ूंगा। पहले विनोद, मैं डी के दुबे जी के पास चलता हूं। दुबे जी, संविधान पर, संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्ति की संवैधानिक जिम्मेवारी पदों पर बैठते समय भी होती है और पदों से उतरने के बाद भी होती है। इस आदमी को आज भी हिंदुस्तान के खर्चे से सब कुछ दिया जाता है और कई गुप्त बातें बाहर बोलने से लेकर कौन सी बातें नहीं बोलनी है, ये भी इनके रूल बुक में है। ऐसे में ये अपराध किस श्रेणी में आता है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि इनके विषय में एक वृहत बड़ी एसआईटी बिठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ये आज का प्रकरण नहीं है। 100 वर्ष पहले इनके चाचा, सगे चाचा मुख्तार अहमद अंसारी ने ये मूवमेंट शुरू किया था खिलाफत को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आपको मालूम है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, जिस समय खिलाफत छिड़ा हुआ था, और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इन्होंने की थी, और उस समय ये ऑटोमन अंपायर को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये परिवार कोई आज का काम नहीं कर रहा, ये 100 वर्ष से एक ही मानसिकता को लेकर चला है कि हिंदुस्तान को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए और ऑटोमन अंपायर को कैसे भारत में स्टैब्लिश किया जाए। आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो बिल्कुल साफ दिखता है। मुझे लगता है कि जब हम स्वतंत्र हुए तो इनके परिवार के बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, और मुस्लिम लीग चूंकि पाकिस्तान बनाने का नेतृत्व कर रही थी और इनका परिवार मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा था या मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये उस एजेंडे को भारत में आज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक रहता है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के पदों पर नियुक्त करने से पहले एक इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दौरान होनी चाहिए और बाद में भी इनके होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, रॉ के अधिकारियों को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो चुके हैं। ईरान के मामले में, तेहरान के मामले में, जब रॉ के अधिकारियों को, ये वहां पर राजदूत हुआ करते थे, उस समय भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए थे। मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने शब्द बोल दिए, दुबे ये जी, बहुत केवल छोटी बात, प्रश्न छोटी खड़े घटना नहीं बता हुए, दी, बहुत बड़ा प्रकरण है। केवल प्रश्न खड़े नहीं हुए, रॉ के अधिकारी ने जिम्मेवारी के साथ पुस्तक लिखा और ये कहा कि ईरान में जो रॉ के अधिकारी थे उनकी हत्या के लिए यह आदमी जिम्मेवार है। इस आदमी ने रॉ के अधिकारियों की सूची को तेहरान अर्थात ईरान के सरकार के साथ साझा किया था और उस सूची में से एक एक कर को चुन चुन के मारा गया था। उनकी हत्या की केस भी इसके ऊपर चलनी जरूरी है। हिंदुस्तान की सरकार क्यों दया दिखा रही है इस पर मुझे पता नहीं है। आपने संकेत किया, मैंने थोड़ा खुल के बता दिया, आप कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये इस समय स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बहुत छोटे हैं। ये तो हाँ, देशद्रोह के मामलों में सिर से लेकर पैर तक अड़े हुए हैं। और इनके परिवार के लोग, अगर हम बात करें कि आज के आज के मुख्तार अंसारी की, आज के अफजल अंसारी की, ये सारे बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और मर्डर के केसेस में अंदर रहे भाई। बिल्कुल, जो ये सारे पूरा अपराधी का हैं पूरा जिनको परिवार। योगी ने पंजाब से लाकर यूपी के जेल में डाल दिया। बोलिए। पूरा परिवार सिर से लेकर पैर तक धंसा हुआ है देशद्रोह के मामलों में। इसलिए इनके ऊपर तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बिठाकर देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं दी जा सकती। ये बात बहुत गहराई से मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये बहुत छोटी बात है आज की तारीख में। ये बहुत बड़े बड़े कारनामे करके आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज जिम्मेदारी के साथ भारत सरकार को इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन बिठाने की आवश्यकता है। इनका टॉलरेंस सब अपने आप सामने आ जाएगा, ये कितने टॉलरेंट लोग हैं। जी बिल्कुल, मैंने तो इनका कई बार चिट्ठा दिखाया और इसलिए आज
जैसे ही इसकी भनक लगी तो मैंने आज दिन न होते हुए भी बिंदास का बिंदास लेकर आया, हिंदुस्तान को बताने के लिए। आज तक मैंने जो जो इस व्यक्ति के बारे में कहा, ये पद पर रहते हुए इसने जो जो किया वो भी मैं हूं। अब डीके दुबे जी, मैं आपकी यह भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति रहते हुए आज तक किसी राष्ट्रपति ने किसी मीडिया संस्थान के खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन इस आदमी ने किया था। यह अपने पद के दुरुपयोग के लिए अब तक जाना जाता है। नहीं, अब इन्होंने कंप्लेंट किया, ये उपराष्ट्रपति के इतने बड़े दायित्व पर रहे, उसके बाद कंप्लेंट किया और कंप्लेंट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकल रहा है, तो ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी केस बनता है। मैलिशियस बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन इसको कहते हैं, जिसको बिना किसी कारण के आप मुकदमेबाजी करके फंसाने का प्रयास करें। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल हिंदुस्तान की आवाज को दबाने के लिए करते रहे और हिंदुस्तान खुलकर बोले नहीं। वो तो मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान ने खुलकर बोलना शुरू किया और अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, और यही इनकी तकलीफ दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर वो दिखा रहे हैं। दुबे जी के पास चलता। दुबे जी, जो बात यहां से कही जा रही है कि बहुमतवाद, तो क्या सत्ता की स्थापना तो बहुमत से होगी? तो कोई सरकार के पास अगर बहुमत है तो ये अपराध कैसे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि भारत में जो राजनीति चल रही थी ना कि स्वतंत्रता के बाद भी ये लोग हावी हो गए, इनको ईरान में, अफगानिस्तान में, अब ये अफगानिस्तान में लंबे समय तक राजदूत रहे, ईरान में रहे, टर्की में रहे। तो बात यहां पर आती है कि टर्की और अफगानिस्तान तो दिमाग में भरा हुआ है ना, अफगानिस्तान दिमाग से निकले कैसे? दूसरी बात यह है कि जब संविधान की शपथ आपने ली और संविधान भारत में रखा हुआ है, तो फिर संविधान के द्वारा चुनी हुई सरकार जो निर्णय लेती है, सरकार को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। निर्णय तो या कानून तो लेजिस्लेशन बनाता है, जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशन भी होता है, और बिल्कुल। जो लेजिस्लेशन ने बनाया उसको इंप्लीमेंट सरकार करती है। इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कोर्ट बैठा हुआ है। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये किस बहुमत बात की बात कर रहे हैं। ये बहुमत बात की बात इसलिए और कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सदैव से ये जो सत्ता रही है ना, वो तुष्टीकरण की सत्ता रही, और ये जो चाहते रहे वो होता रहा देश में। और जैसे चाहा वैसे इन्होंने यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे चाहा वर्ल्ड फोरम पर बोला, और इनको कहने वाला कोई नहीं था। इवन जब ये उपराष्ट्रपति के रिटायरमेंट के एक दिन पहले जो स्टेटमेंट देते हैं पद पर बैठे हुए, और यहां तक कि आप सोचो कि 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम में ये व्यक्ति सावधान नहीं खड़ा हो सकता, सैल्यूट नहीं कर सकता आपके ध्वज को। तो इस व्यक्ति की जो मानसिकता है, वो उस मानसिकता को निश्चित रूप से पीड़ा मिली होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में एक नए तरह की राजनीति शुरू की और देश में तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई। तो कष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए ये बहुमत बात की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुट्ठी भर मुगल हिंदुस्तान पर सत्ता चलाते रहे और हिंदुस्तान के लोगों को मार पीट कर इनके पूर्वजों को या तो कन्वर्ट करते रहे या मारते पीटते रहे, शोषण करते रहे। वो इनकी स्वभाव बन गया और उस स्वभाव को अब ये हमारे बाकी लोगों के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जहां मुट्ठी भर मुगल हिंदुस्तान पर सत्ता चला रहे थे, वैसा ही ये स्वतंत्रता के बाद करने का प्रयास करते रहे। लेकिन 2014 के बाद जो वातावरण चेंज हुआ है, तो मुगलों के वंशजों को कष्ट होना स्वाभाविक था, और इनको वही हो रहा है, और कुछ नया नहीं हो रहा है। ये इनकी स्वाभाविक प्रॉब्लम है। तो ये स्वाभाविक प्रॉब्लम है और इनकी ये प्रॉब्लम को दुबे जी जुड़े हुए। दुबे जी, एक बड़ा जोक मैं बताता हूं। दुबे जी हमें तो साथ है। जी जी। दुबे जी, कार्यक्रम तो आतंकवाद से जुड़े हुए संस्था ने तो किया ही था। इस कार्यक्रम का नाम था बहुलतावादी संविधान का संरक्षण। अब बताइए, मुसलमान संस्थाएं मिलकर क्या कह रही है? मैं इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है कि मुसलमान संस्थाएं कह रही है कि बहुलतावादी संविधान का संरक्षण। एक भी मुसलमान देश में बहुलतावाद नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ तो आज प्रधानमंत्री ने सेंट्रल एशिया के 5 मुस्लिम देशों के साथ कोऑर्डिनेशन किया और उन्होंने हाँ। भारत पर एक्सक्लूसिव भरोसा दिखाया है।
दूसरी तरफ आज फ्रांस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन को वो हेड कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ विशेष संबंध बनाने के लिए अगली 22 फरवरी को बैठक करने वाले हैं। और जब बहुलतावाद की ये बात करते हैं तो एक बात मुझे याद आती है कि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना लिया तो आपको बताऊं कि एक 30 से ज्यादा मुस्लिम लीग के मेंबर जो कि संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे वो संविधान सभा में रह गए। और संविधान बनाते समय वो भारत के संविधान में क्या गड़बड़ कर सकते थे उसके लिए पूरी ताकत उन्होंने लगाई। और इसके बाद वो अपना रोल प्ले करते रहे और धीरे धीरे करके पाकिस्तान शिफ्ट होते चले गए। और हामिद अंसारी या जाकिर हुसैन जैसे परिवार भारत में रह गए जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए थे, जो यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला रहे थे या फिर जो जामिया मिलिया चला रहे थे, इन्होंने भारत में अपना पूरा एजेंडा चलाया। और मजे की बात तो यह है कि बहुलतावादी संविधान तो आज से 8 वर्ष पहले भी था, 10 वर्ष पहले भी था। तो 8-10 वर्ष पहले बहुलतावादी संविधान कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा था। जब प्रज्ञा भारती के साथ गलत हो रहा था, जब हिंदू आतंकवाद यहां भारत में चलाया जा रहा था, जब हिंदुओं को आतंकवादी कहा जा रहा था, तब बहुलतावादी संविधान कुछ गलत नहीं कर रहा था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी सरकार के बैठने के बाद जब मोदी जी ने भारत को भारत बनाने का प्रयास किया, हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ने लगे और भारत की जो असली शक्ति है बहुलतावाद की या समरसता की, उस शक्ति को विश्व पटल पर रखा और भारत की इमेज बदलने का प्रयास लगातार चल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, तब ये कहते हैं कि बहुलतावादी संविधान गलत कर रहा है। सन 1950 से लेकर सन 2014 तक बहुलतावादी संविधान ने कुछ भी गलत नहीं किया था। अब जिस समय से ये मोदी जी बैठे उस समय से इनको सब गलत लग रहा है। हो क्या रहा है कि जो मैं लगातार कह रहा हूं कि इनके बाबा दादा लगातार ये प्रयास करते रहे ऑटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश करना। आपको मालूम है ऑटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश करना है, खिलाफत को एस्टेब्लिश करने के लिए जो 1918 और 1920 और 1920 में इनके सगे चाचा ने जो आंदोलन छेड़ा था और उसका वो प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग का कर रहे थे, तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि खलीफा को मानो, यानी कि विश्व में जो और खलीफा भारत होता के है। स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी होने के लिए उन्होंने कंडीशन रखी थी। कंडीशन रखी थी, इनके सगे हाँ, चाचा थे, मुख्तार बिल्कुल। अहमद अंसारी इनके सगे चाचा थे, उस समय वो हम्म, प्रिजाइड कर रहे थे और उन्होंने कंडीशन रखी थी कि हम तुम्हारा साथ तब देंगे जब खिलाफत बिल्कुल। आंदोलन छेड़ोगे। और हाँ, खिलाफत आंदोलन इनके सगे चाचा ने छिड़वाया था कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस इनके साथ खड़ी थी। आप मजे की बात देखिए कि उस एजेंडे को ये अभी पिछले 100 वर्ष से इनको कोई कष्ट नहीं था, अभी इनको बिल्कुल। 5-6 साल में समस्या खड़ी होनी शुरू हो गई केवल। जब जब बात होने लगी हिंदू की, जब बात होने लगी तुष्टीकरण से बाहर निकलने की, जब बात होने लगी समाज में सबको समानता देने की, तो इनको तो कभी ये लगा ही नहीं कि हिंदू इनके समान भी है। इनको सदैव काफिर दिखा और काफिरों को तो पीछे बैकफुट पर जाना चाहिए या उनकी हत्या होनी चाहिए। ये विचारधारा की वजह से ये समस्या आई और कुछ नहीं है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। अब जो इंडियन अमेरिकन है, आप अमेरिका में रह रहे हो, अमेरिका में रहते हुए आपको क्या भारत में बहुलतावाद की समस्या दिखाई दे रही है? वहां तो सब ठीक है ना आपके लिए? अगर वहां पर सब ठीक है तो आपको यहां कैसे कष्ट होने लगा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहां कष्ट कैसे होने लगा और क्यों हो रहा है। भगवा आतंक पे तो कोई कष्ट नहीं हो रहा था इनको, भगवा आतंक ये लोग छेड़ रहे थे तब और कह रहे थे प्रज्ञा भारती को बंद करके जमा करके मार रहे थे और दुनिया के मुकदमे हिंदुओं पर लगाए जा रहे थे, इनटॉलरेंस के कानून हिंदुस्तान में बनाए जा रहे थे, तब इनको कोई कष्ट नहीं था। आज जब समानता की बात आ रही तो इनको कष्ट हो रहा है क्योंकि एकाधिकार खत्म हो रहा है ना। और एकाधिकार खत्म करके भारत अब उठकर खड़ा हो गया, भारत को समझ में आने लगा कि हमारे साथ क्या हुआ पिछले 70 साल में। वो समझ में आना इनके लिए कष्ट की बात है और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही बात मैं जरा दिनेश जी को पूछता, सरकारी हवाई जहाज लेकर ये आदमी मिडिल ईस्ट में तुर्की में गया था कि इनके पूर्वज कौन हैं ये खोजने के लिए एक गांव तक ये पहुंचा था। हिंदुस्तान के सरकारी हवाई जहाज को लेकर अपने पुरखों को खोजने के लिए विदेश के भूमि पर जाने वाला व्यक्ति आज वही पैसे सुविधा प्रोवाइड करने वाले लोगों पर प्रश्न उठा रहा है। इसने तो अपने आप को हिंदुस्तानी माना ही नहीं। मैंने तो आपको पहले ही बताया
कि एजेंडा तो पिछले 100 साल से चल रहा है और ऑटोमन एम्पायर इनके पूर्वज स्टैब्लिश कर ही क्यों रहे थे और ये खिलाफत आंदोलन कर ही क्यों रहे थे और विदेशों में भी इनके चचा और इनके परिवार के लोग गए, वहां पर भी ये वही खेल खेल रहे थे। तो उद्देश्य तो वही था ना, क्योंकि ये अपने आप को हिंदुस्तानी मानते नहीं। अच्छा, हिंदुस्तान में एक और बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय मुसलमान जो है ना, वो अभी थोड़ा लचीला तब भी हो जाता है। ये जो कब्जा पूरा करके रखा है, ये मुगल, शेख, पठान, तुर्क और सैयद, ये उन परिवारों के लोग हैं जिन्होंने ये मानकर चला है कि हम विदेशों से आए हैं और हिंदुस्तान की भूमि को रौंदने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए इनको इस बात का गर्व होता है कि टर्की में इनके पूर्वज रहे होंगे। इनको समझाया गया होगा कि टर्की में मेरे पूर्वज थे और हिंदुस्तान को फिर से ऑटोमन एम्पायर में लाना है, टर्की के शासन में लाना है। उद्देश्य तो वही है और वो हो नहीं पा रहा है। अब आप सोचो कि सरकारी पैसे से कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को खोजने के लिए वहां जाता है, तो उसके मन में भारत के लिए कितनी श्रद्धा होगी, भारत के लिए कितना विचार होगा, जब जिस आदमी के मन में ही ये बैठा हुआ है कि वो वहां से आए हुए हैं और इनके पूर्वज वहां थे, तो जो इनके पूर्वज, इनके परिवार के लोग करते रहे, वही तो ये कड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये तो भारत के लोगों को सोचना चाहिए। ये भारत के जो पश्चिमांदा समाज के लोग हैं, जो हिंदुस्तान में हिंदू से मुसलमान बने, उनको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान बनाकर ये आप लोगों का मिसयूज करके अपना एजेंडा सिद्ध करते रहे। इन्होंने कभी हिंदुस्तान के लोगों के विषय में नहीं सोचा और ये हिंदुस्तान को सिर्फ रौंदने के उद्देश्य से सदैव अपना एजेंडा चलाते रहे। इसलिए ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि इनके खिलाफ एक बड़ी ग्रांड एसआईटी बिठाकर जांच होनी चाहिए पूरे परिवार की। तो आपको ऐसे ऐसे रहस्य खुलकर सामने आएंगे जिसका जवाब इनके पास नहीं होगा। इनको टर्की भेज देना चाहिए। बिल्कुल। तो अब एक अगला मुद्दा मैं आपको ही दुबे जी पूछ लेता हूं, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विरुद्ध नागरिक राष्ट्रवाद, ये दोनों का एक शब्द खेल करके ये संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। देखिए, इनके, मैं आपको बता रहा हूं ना, इनका एक एजेंडा साफ रहता है। जो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल हैं भारत के, उन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल से किसी प्रकार से डेविएट करना, डेविएट करके लोगों का मन भटकाना और मन भटकाकर उनको अपने कब्जे में लेकर अपने लिए उपयोग करना, ये शुरू से रहा है। जैसे इन्होंने कह दिया कि भाई हिंदू तो जो आर्य हैं वो तो वहां से आए थे, कहीं से कहीं दूर से बता दिए। अब वो थ्योरी भारत में स्टैब्लिश कर दी गई, जबकि डॉक्टर अंबेडकर कह गए, बड़े बड़े भारत के फिलोसोफर कह गए कहीं बाहर से नहीं आए, लेकिन ये लोग अभी वही एजेंडा चला रहे हैं कि साहब बाहर से आए थे। अब बाहर से आए थे तो का मतलब है कि हिंदुस्तान में दो ग्रुप बनाना, दो ग्रुप बनाकर उनको अपनी तरफ खींचना। फिर मतलब एक हिंदू बाहर से आए थे और ये अपने बाप दादा को खोजने के लिए विदेश जा रहे, बाहर विदेश जा रहे हैं। तो ये मतलब आप समझ में बिल्कुल साफ आने लगा है ना कि ये चाहते क्या है, और वो जो चाहत इनकी है वो पूरी नहीं हो पा रही। एक्चुअली बात ये है कि अब इनको ये लगने लगा कि बूढ़े हो गए, इनको जाने का नंबर आ गया और इनके पूर्वज जो इनको टारगेट दे गए वो इनका पूरा नहीं हो रहा, और जो अगली पीढ़ी है वो जेल में है, तो करेगा कौन पूरा, कैसे होगा? ये समस्या है इनकी, और कोई समस्या विशेष नहीं है। बिल्कुल खिलाफ, अर्थात उनके अतताइयों के खिलाफ ना बोलने के लिए अमेरिका में आ रहा बिल, श्रीलंका में आने वाला बिल, और भारत में हेड स्पीच के नाम पर संसद से नहीं आ सकता, इसलिए न्यायालय के द्वारा लाने का प्रयास, मतलब एक ही चीज है। देखिए, अब सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि ये लोग मस्जिदों में खड़े होकर हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं। हाँ। आप सोचकर देखिए कि एमएफ हुसैन जैसे लोग गंदी गंदी तस्वीरें बनाते हैं और देश में ये मूर्तियों पर जाकर पिक्चर खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लात घूंसे चलाते हुए। उस बात से इनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन आज इनको समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सबसे बड़ा सूबा है देश का, और उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से आ रहे हैं। और आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान बना था ना, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही बना था। तो इनका एजेंडा अगर उत्तर प्रदेश में फेल होता है तो समझ लीजिए पूरे देश में फेल होता है। इसलिए ये चुनाव के समय पे ये ड्रामे शुरू होते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस समय सारे डेट देखिए, इनके सारे जितने भी स्टेटमेंट हैं, आपने और मैंने बंगाल चुनाव के समय भी इनके ऊपर कार्यक्रम किया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना कि ये टारगेट करते हैं कि हिंदू समाज को, जैसे इन्होंने कहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं साहब, ये नागरिक का राष्ट्रवाद चलेगा।
तो नागरिक, आप मुझे बता दीजिए कि नागरिक राष्ट्रवाद से ही, नागरिकों से ही तो संविधान बना है ना, नागरिकों से ही तो सरकार बनी। फिर ये बहुसंख्यकवाद का संविधान कैसा आ गया? आप दो बिल्कुल बातें एक साथ कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं मालूम आप कर क्या रहे हो, लेकिन आप देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं केवल। और देश को बिल्कुल डिस्टर्ब करके आपको लगता है 10-20% भी अगर आप इधर से खींच ले गए तो सरकार गिर सकती है और सरकार उधर दूसरी साइड में बन सकती है। ये एजेंडा है। खैर, मैं तो दावा करता हूं कि हमीद अंसारी किसी ग्राम पंचायत के प्रधान चुनाव तो छोड़ दीजिए, किसी गली के आरडब्ल्यूए के चुनाव में भी अगर वो चुनाव जीतकर दिखाए, उपराष्ट्रपति तो बहुत दूर की बात है, चुनाव नहीं हुआ था या जिस प्रक्रिया होती उसके कारण हो गया, छोड़ दीजिए। हमीद अंसारी के पूजा पद्धति तो बदली लेकिन संस्कृति नहीं बदली। तो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में तो इंडोनेशिया का मुसलमान आता है, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में गीता का पठन करने वाला और हमारे हिंदू दर्शन को जीवन का आधार मानने वाला एपीजे अब्दुल कलाम तो आता है। अगर भारत सुदर्शन का भाई, मुसलमान अरब की संस्कृति छोड़कर हिंदुस्तान की संस्कृति अपनाए, हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाए, तो उनकी पूजा पद्धति से शायद कम लोगों को आपत्ति होगी। दुबे जी, देखिए, हमारे यहाँ की एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि हम रिलीजन के ऊपर धर्म को रखते हैं और धर्म मानवता के आधार पर चलता है। तो ये इनकी खास बात ये है कि रिलीजन को धर्म के ऊपर रखते हैं। अब बात यहाँ पर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं, तो यही तो भारत का धर्म है और इस धर्म को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि धर्म अगर प्रिवेल करेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर प्रिवेल करेगा, तो इनकी तो दुकान बंदी हो जाएगी ना, जो ये करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर, आपके धर्म पर हमला करके अपने संप्रदाय को आधार पर प्रिवेल करना चाहते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि अब आज के समय पर संभव है। लेकिन भाई ये करते आए हैं, जो खेल खेलते आए हैं वो अभी भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं और ये सफल भी होते आए हैं, लेकिन अब नहीं हो सकते। अब मुझे नहीं लगता कि आपके जैसे, हमारे जैसे लोग हैं जो सफल होने देंगे अब इनको। स्वामी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, बिल्कुल अच्छी, एक बहुत सुंदर बात आपने इंडोनेशिया का उदाहरण आपने